हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अरबों ने भारत के ऊपर जो सिंध तक का इलाका था उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और अरबों में भी मीर कासिम यहाँ तक आया था, परंतु वह यहाँ पर स्थायी सत्ता अपनी स्थापित नहीं कर पाया। भारत में जो स्थायी सत्ता स्थापित की वो बाद में तुर्कों ने की। ये तुर्क थे जो वे अरबी और इन ईरानियों से थोड़े से अलग थे। ये इस्लाम धर्म के नवीन अनुयायी थे और धर्म के प्रति बिल्कुल अंधे थे। मतलब यह है कि इन्होंने धर्म को ही अपनी तलवार बना लिया था। अरबों ने जब ईरान के ऊपर आक्रमण किया तो वहां से कुछ लोग तुर्किस्तान चले गए और वहां वे तुर्कों के साथ इतना घुल मिल गए कि वे उन्हीं के वंशज कहलाने लगे। यहाँ अलप्तगिन नाम का एक व्यक्ति था जो बुखारा के समानी शासक थे अब्दुल मलिक, उसका एक दास था, लेकिन अपनी योग्यता के कारण वह वहां का राजा बन गया और उसने गजनी को राजधानी बनाया। इसने 933 से लेकर 963 ईस्वी तक गजनी के ऊपर अधिकार रखा। उसके बाद गजनी पर इसहाक, बलख्तगीन और पिराई का शासन रहा। पिराई के बाद गद्दी पर सुबुक्तगीन बैठता है। यह प्रसिद्ध आक्रमणकारी महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, उसका पिता था। अपने राज्य विस्तार की कड़ी में यह भारत की तरफ बढ़ता है और उस समय भारत में हिंदुशाही शासक जयपाल राजा था, जिसके अंडर में जलालाबाद, कश्मीर और मुल्तान का एरिया था। जब जयपाल को ये पता चलता है कि तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन उस पर आक्रमण करने वाला है, तो उसने 991 ईस्वी में अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के जो शासक थे उनका एक संघ बनाया और जलालाबाद के पास इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। परंतु अपने शत्रु की कुशल रणनीति और मोर्चाबंदी के कारण वह हार गया। इस युद्ध के बाद सुबुक्तगीन ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, बलख और जो भारत का पश्चिमोत्तरी हिस्सा है वो अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेता है ये, और 997 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, महमूद और इस्माइल, परंतु वह इस्माइल से बहुत प्यार करता था। इस्माइल छोटा पुत्र था उसका और उसे ही सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, परंतु महमूद इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। महमूद ने इस्माइल के साथ युद्ध किया और उसे बंदी बना लिया और अपने पिता के राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। तो ये तो थी महमूद गजनवी के वंश की जानकारी। अब आते हैं महमूद गजनवी के ऊपर। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ है और इसकी जो माँ थी वो जुबलिस्तान की एक धनवान की कन्या थी, इसलिए इसे महमूद जुबली कहा जाता है। 27 वर्ष की एज में यह राजा बन जाता है और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। यह वह पहला शासक है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के चलाता है। सुल्तान बनने की अनुमति इसने जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला उससे ली और उन्होंने इसे अमीन उल मिल्लत और यमीन उद्दौला ये उपाधियां दी। कहा जाता है कि इसी अवसर पर जो महमूद है उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ लेता है। भारत महमूद गजनवी के भारत की ओर आक्रमण करने के कई रीजन हैं, जिनमें पहला रीजन तो यही है कि सुबुक्तगीन ने भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण महमूद इस पर अपना पैतृक अधिकार समझता था। दूसरा, वह इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और तीसरा, उसे यह पता चल गया था कि भारत में बहुत धन है, इसलिए वह धन लूटने के लिए भी भारत के ऊपर आक्रमण करता है। इसने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए इस बारे में आज तक विद्वान मतभेद में हैं, परंतु एक विद्वान है हेनरी इलियट, उसने कहा कि इसने भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए हैं और ज्यादातर विद्वान उसकी बात से सहमत हैं। महमूद गजनवी का हर आक्रमण उसके अगले आक्रमण का कारण बनता है। ये आक्रमण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद
जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर उसने अधिकार किया था, वे दुर्ग स्वतंत्र हो गए थे। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी, जो हिंदू शाही राज्य थे, उनके सीमावर्ती दुर्गों पर अधिकार करता है और वापस गजनी चला जाता है। सुबुक्तगिन ने जिस हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराया था, उसे बंदी बना लिया था, लेकिन उससे 2.5 लाख दिनार लेकर और 25 हाथी लेकर उसे फ्री कर दिया था। इसी कारण महमूद गजनवी अपना दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में जयपाल की राजधानी वह हिंद थी उसके ऊपर कर देता है। इस युद्ध में जयपाल दोबारा फिर हार जाता है और अपनी हार से इतना अपमानित महसूस करता है कि वह अपनी आत्महत्या कर लेता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठता है। जब महमूद गजनवी जयपाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, वहां के राजा ने महमूद गजनवी को सैनिक सहायता नहीं दी थी। इसी कारण महमूद गजनवी 1004 ईस्वी में अपना तीसरा आक्रमण बजरा के ऊपर करता है और उस नगर को निर्दयता पूर्वक लूटता है। वहां के निवासियों को मुसलमान बनाता है। बजरा के ऊपर अधिकार होने के बाद उसके साथ में ही मुल्तान का एरिया आता है। वहां का शासक था फतेह दाऊद, जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय से संबंधित था। मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। जो महमूद गजनवी था वो सुन्नी संप्रदाय से था। इसी कारण 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी अपना चौथा आक्रमण फतेह दाऊद के ऊपर करता है और फतेह दाऊद को हरा देता है। और यहाँ पर जयपाल का जो पुत्र था आनंदपाल, उसके पुत्र सुखपाल को गद्दी पर बैठाता है। उसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम नौशा शाह रख लिया था। परंतु महमूद गजनवी के यहाँ से जाते ही उसने इस्लाम धर्म को त्याग दिया और दोबारा फिर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। इसी कारण महमूद गजनवी अपना 5वां आक्रमण सुखपाल पर करता है और उसे हरा के बंदीगृह में डाल देता है। इधर महमूद गजनवी फतेह दाऊद और सुखपाल के साथ युद्धों में व्यस्त था। तब तक आनंदपाल ने उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के जो चौहान राजा थे, उन सब का एक संघ बनाया और एक विशाल सेना लेकर सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास महमूद गजनवी से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इस युद्ध में जो पंजाब की खोखर जाति थी, वह भी आनंदपाल के साथ ही थी। 30,000 खोखरों ने महमूद गजनवी पर अचानक ऐसा आक्रमण किया कि महमूद गजनवी पीछे हटने की सोचने लगा। यह वह आक्रमण था जिसमें उत्तर भारत के अधिकतर राजा आनंदपाल के साथ खड़े थे। परंतु दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अलकतरे की ज्वालाओं ने भयभीत कर दिया आनंदपाल के हाथी को और वह आनंदपाल को लेकर युद्ध के मैदान से भाग गया। इसके साथ ही आनंदपाल की सेना अस्त व्यस्त हो जाती है और महमूद गजनवी जीत जाता है। महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित तो कर दिया, परंतु उसे कुछ हाथियों के सिवाय यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब वह अपने धन की भूख मिटाने के लिए अपना 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी में, जो कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश थे नगरकोट, उसके ऊपर करता है। हिंदुओं ने नगरकोट के किले में बहुत सा धन इकट्ठा कर रखा था। फरिश्ता एक इतिहासकार है, वह कहता है कि महमूद यहाँ से 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी, 200 मन शुद्ध सोने की मुद्राएं और 2000 मन चांदी अपरिष्कृत, 20 मन पन्ने, हीरे, रतन, मोती, इतना सारा सामान लेकर वो यहाँ से जाता है। जब महमूद गजनवी आनंदपाल के साथ बिजी था, तो उधर जो मुल्तान का शासक था फतेह दाऊद, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। तो महमूद गजनवी अपना 8वां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर करता है और फतेह दाऊद को बंदी बना लेता है। इसी तरह वह अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर पर करता है 1011-12 ईस्वी में। थानेश्वर में चक्कर स्वामी का मंदिर था।
महमूद गजनवी इस मंदिर से बहुत सारा धन लूट के ले जाता है। उधर हिंदू शाही शासक आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठता है। त्रिलोचन पाल अपने पुत्र भीमपाल के साथ मिलकर महमूद गजनवी का सामना करने के लिए एक सेना संगठित करता है, परंतु महमूद गजनवी की सेना से डरकर वह कश्मीर की ओर भाग जाता है। उस समय कश्मीर का राजा संग्राम राज था। संग्राम राज अपने मंत्री तुंग को त्रिलोचन पाल के साथ महमूद गजनवी के साथ आक्रमण करने के लिए भेज देता है, परंतु इस युद्ध में भी महमूद गजनवी जीत जाता है। बाद में त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ इस हिंदू शाही वंश का अंत हो जाता है। इस युद्ध में त्रिलोचन पाल की सहायता कश्मीर के शासक ने की थी, इसलिए महमूद गजनवी अपना 11वां आक्रमण 1015-16 ईस्वी में कश्मीर पर करता है, परंतु वहां की भौगोलिक व्यवस्था को देखकर वह लो कोस्ट से आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए वापस आ जाता है। उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी कन्नौज थी, तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए चलता है। उस समय वहां का शासक राज्यपाल था। महमूद गजनवी पहली बार गंगा नदी घाटी में प्रवेश करता है और रास्ते में मथुरा और वृंदावन के ऊपर आक्रमण करता है। मार्ग के सभी दुर्गों को जीतता हुआ वह बुलंदशहर पहुंचता है। भय के मारे वहां के शासक हरदत्त ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह महावन पर आक्रमण करता है और उसके बाद मंदिरों की नगरी मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है, जहां पर हजारों मंदिर थे। मथुरा की रक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। महमूद ने यहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त किया। मथुरा को लूटने के बाद महमूद ने वृंदावन के ऊपर चढ़ाई की और यहाँ भी उसने लूट में अपार धन प्राप्त किया। वहां से वह कन्नौज की तरफ चलता है, जहां पर तिहार वंश का अंतिम शासक राज्यपाल था। राज्यपाल महमूद की सेना से भयभीत होकर बिना ही युद्ध किए गंगा पार करके पूर्वी किनारे की ओर भाग जाता है। महमूद गजनवी कानपुर के निकट मंजावन एक स्थान था, उसे ब्राह्मणों का किला कहा जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करता और 25 दिन तक यह संघर्ष चलता है। अंत में महमूद गजनवी जीत जाता और वह बहुत सा धन लेकर गजनी लौट जाता है। इस समय बुंदेलखंड में चंदेल शासक विद्याधर का शासन था। जब उसे पता चला कि राज्यपाल बिना युद्ध किए ही कन्नौज से भाग गया, तो उसने राज्यपाल को दंडित करने के लिए राजपूतों का एक संघ बनाया और विद्याधर के आदेश पर कछवाहा सामंत अर्जुन ने राज्यपाल की हत्या कर दी। जब महमूद गजनवी को इस बात का पता चला, तो वह विद्याधर को दंडित करने के लिए 1019-20 ईस्वी में भारत के ऊपर अपना 14वां आक्रमण करता है। महमूद विद्याधर की विशाल सेना देखकर एक बार तो विचलित हुआ, परंतु युद्ध प्रारंभ होने के बाद उसने शाम होते होते विद्याधर की सेना का एक भाग हरा दिया। इससे विद्याधर ने अपना साहस खो दिया और वह रात को चुपके से भाग निकला। जिस विद्याधर ने राज्यपाल के भागने से उसे मृत्यु दी थी, आज वह खुद ही युद्ध क्षेत्र से भाग निकलता है। महमूद उसके संपूर्ण राज्य को लूट लेता है और बहुत सी संपत्ति लेकर वापस गजनी चला जाता है। अब महमूद गजनवी 1021 ईस्वी में नेक्स्ट ईयर ही अपना 15वां आक्रमण पंजाब पर दोबारा करता है और अब की बार वह पंजाब का प्रशासन अपने हाथ में लेने का निश्चय करता है। यहाँ पर वह घुड़सवार और नंदी के चिन्ह अपने सिक्कों पर छपवाता है और सिक्के के दूसरे भाग की तरफ संस्कृत भाषा में अव्यक्तमेकम अवतार महमूद और अयम टंकम महमूद पूरे घटित टकसाल का नाम भी खुदवाता है। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के डलवाए और वह दिल्ली वाला नामक सिक्का प्रसिद्ध था, जिसका वजन 56 ग्रेन था। जब वह पंजाब में शासन कर रहा था, तो उसे सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है
वहाँ अपार धन की जानकारी मिलती है। तो महमूद गजनवी पंजाब का जो शासन है वो अरियारुक नामक एक गवर्नर को नियुक्त कर देता वहाँ पर, और खुद सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ता है। यह एक शिव मंदिर था। इस समय गुजरात का शासक भीमदेव था, जो बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी से भाग निकलता है। महमूद बिना किसी विरोध के इसकी राजधानी अनहिलवाड़ा तक पहुंच जाता है और उसे लूट लेता है। अब आम जनता आगे आती है और मंदिर की रक्षा के लिए उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है। तो महमूद गजनवी वहां पर कत्लेआम करता है और उस मंदिर से अपार धनराशि इकट्ठा करके मंदिर को ध्वस्त कर देता है। इस संपत्ति के साथ महमूद सिंध के रेगिस्तान से वापस लौटता है। रास्ते में जाटों ने उसे बहुत हानि पहुंचाती है, परंतु महमूद मुल्तान होता हुआ सुरक्षित गजनी लौट जाता है। इन्हीं जाटों को सबक सिखाने के लिए महमूद गजनवी अपना 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध पर करता है और इस जाति को कठोरता से समाप्त कर देता है। वहाँ पर महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साहसी सैनिक और सफल सेनापति था। उसकी सेना में हिंदू, अरब, तुर्क, अफगान सारे के सारे सैनिक शामिल थे। इन सफलताओं के बाद भी वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि उसके अभियानों का लक्ष्य साम्राज्य निर्माण नहीं था बल्कि धन लूटना था। उसके आक्रमण का सिर्फ स्थायी परिणाम ये निकला कि पंजाब, सिंध और मुल्तान गजनी साम्राज्य के अंग बन गए। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद धन का बहुत ही लालची था। फिरदौसी उसका एक राजदरबारी कवि था और उसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। एक बार महमूद उसे शाहनामा लिखने के लिए कहता है और यह कहता है कि वह 60,000 सोने की मिस्कल देगा, परंतु जब शाहनामा पूरा हुआ तो उसने 60,000 सिर्फ चांदी की मिस्कल दी। फिरदौसी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बाद में वह क्षमा मांगता है और 60,000 सोने की मुद्राएं फिरदौसी के पास भिजवाता है, परंतु तब तक फिरदौसी का शव संस्कार ले जाया जा रहा था जब तक उसके पास ये 60,000 मुद्राएं पहुंचती हैं। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था जिसने अपनी रचना शाहनामा से इसका श्रीगणेश किया। महमूद गजनवी दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जैसे अलबरूनी। उतबी उसका शाही इतिहासकार था जिसने किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी लिखी। क्योंकि गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता था, इसलिए इन बुकों का नाम यामिनी रखा गया। अलबरूनी भी उसका एक दरबारी था जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आता है और यहाँ के ऊपर एक किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखता है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। महमूद एक न्यायप्रिय शासक भी था। उसका भतीजा एक स्त्री के विरोध के बाद भी उसे अपमानित करने का प्रयास करता है। महमूद ने अपने भतीजे का कत्ल कर दिया ऐसा करने पर। तो गाइस, ये थे महमूद गजनवी के भारत के ऊपर आक्रमण।